मेरा देश महान, डॉक्टर संगीता झा की कहानी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैडम कार रोकिए, आपकी साड़ी का पल्लू दरवाजे में फंसा है। ऐसा कहते हुए एक आदमी हमारी कार के पीछे दौड़ रहा था। इसमें नया क्या है, ऐसा तो रोज होता है हमारे यहाँ। तुम भी ना एक बार एक्सीडेंट कराकर ही मानोगी। गुस्से में पति ने कार को ब्रेक मारकर रोका। बेचारा वो अजनबी दौड़ कर आया और कार का दरवाज़ा पूरा खोल मेरा पल्लू अंदर किया और बड़ी शालीनता से दरवाज़ा बंद किया। मेरी आंखें उसकी आंखों से टकराईं। बड़ी शालीन आंखें थीं वो। मैं थैंक्स या शुक्रिया कहती उसके पहले मेरे पति ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने पीछे मुड़ उसे हाथ से ही शुक्रिया अदा करने की एक्टिंग की। पति पूरे रास्ते बड़बड़ करते रहे। अगले दिन उसी रास्ते से मैं ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। अचानक नज़र लाल सेबों पर पड़ी। अरे ये तो कल वाला ही आदमी है। मेम साहब सेब ले लीजिए, देखकर दाम लगा देंगे, एकदम फ्री में है, शिमला के हैं। पीछे दूसरी कार वाला लगातार हॉर्न बजा रहा था। उसका रास्ता जो रोक रखा था। कोई बात नहीं मैडम, जाइए, आप सामने रहते हैं ना, घर पर पहुंचा देंगे। मैं हैरान, कल साड़ी और आज घर, इससे पहले कभी देखा नहीं। थोड़ा आगे बढ़ने पर ड्राइवर से पूछा, कौन था वो, पहचानते हो उसे? ड्राइवर ने बताया, नहीं मैडम, लॉकडाउन होने से बहुत सारे ऑटो वाले, कैब वाले भी रास्ते में सब्जी और फलों के ठेले लगाने लगे हैं। उन्हीं में से एक है, इंग्लिश भी जानता है। कल एक लड़के का आधार कार्ड फॉर्म भरा रहा था। शाम की ओपीडी क्लीनिंग ख़त्म कर घर पहुंची तो फिर उसी सख्त से सामना हुआ। बड़े अच्छे फ्रेश फल और सब्जी लिए बैठा था। मेरा तो मानो उसने दिल ही जीत लिया। बहुत दिनों बाद बथुआ भाजी और सरसों साग, मेरे दिल तो बाग बाग हो गया। नमस्ते मैडम, बंदा हाजिर है, आपसे वादा किया था। आपको देखकर ही समझ गया था आप हैदराबाद से नहीं दिल्ली की हैं, इसीलिए बथुए का साग भी ले आया। कितने पैसे हुए? पूछने पर कहने लगा, अरे इस बार इसे मेरी भेंट समझ लें, अगली बार पैसे ले लूँगा। आपने और साहब ने कितने लोगों की जान बचाई है। ड्राइवर, इससे कह दो या तो पैसे ले या सामान ले जाए। मेरे सख्ती से कहने पर ना नुकुर करते हुए उसने पैसे ले लिए और चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह सुबह ताज़ी मटर और लाल चने वाली गाजर लेकर हाजिर था। मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? माई नेम इज़ डेनियल, माई फ्रेंड्स कॉल मी डैनी, यू कैन आल्सो कॉल मी डैनी। मैं अबाक, बाप रे, धुआंधार इंग्लिश पढ़ा लिखा लगता है। कितने पढ़े हो? मेरा बड़ा रूढ़ प्रश्न था। आई हैव डन BA ऑनर्स इन इंग्लिश। मेरा अगला पहले से भी ज़्यादा चुभने वाला प्रश्न, पढ़े लिखे फिर ये सब्जी भाजी क्यों? उसका उतना ही नम्र जवाब, पढ़ने लिखने के बाद कोई नौकरी नहीं मिली, लोन से एक कार ले ली, ओला पुल ज्वाइनर कर लिया। अब लॉकडाउन में खुद को बेचने की नौबत आ गई। मरता क्या ना करता। बस शायद उसने भांप लिया था कि उसका इंग्लिश बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए सीधी सीधी हिंदी में जवाब दिया। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। चुपचाप सब्जी ली, पैसे दिए जो बाजार भाव से काफ़ी कम थे, वो चला गया। ये मेरे परिचय की शुरुआत थी। उसके बाद मेरे दिलो दिमाग पर डैनी छा गया। वो उस सड़क मार्केट में सबका चहेता था। पति मेरे ऊपर गरजते, व्हाट इज़ दिस, ना जानती ना पहचानती, इतना घर में घुसाना ठीक नहीं। मैं कहती, अरे शरीफ है, पढ़ा लिखा है। लॉकडाउन ने सबकी बैंड बजा दी, वरना 2-2 कारों का मालिक था। हम भी घर पर अकेले रहते, दोनों बच्चे बाहर रहते थे। छोटे छोटे कामों के लिए मुझे डैनी की ज़रूरत पड़ने लगी थी। ड्राइवर नहीं आया
तो वो मेरा ड्राइवर बन जाता। किचन के कामों में भी उसका जवाब नहीं था। कुक के ना आने पर इतने अच्छे मोमो, मंचूरियन और ना जाने क्या क्या बनाकर खिलाने लगा था। केवल 6 महीने में डैनी मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया। बेटे की पुरानी टी-शर्ट में पीछे से वो मेरा बेटा जैसा ही लगता। कई बार जब मैं उसके साथ शॉपिंग के लिए जाती और किसी मित्र ने अगर दूर से देख लिया तो घर पहुंचकर एक फ़ोन आता, वाह क्या बात है, बड़ा मटक रही है, बेटा जो आया है। हर बार बताना पड़ता, ये बेटा नहीं, बेटे जैसा डैनियल है। 1 साल आते तक तो वो मेरे सारे हॉस्पिटल के दोस्तों और दूसरे सारे दोस्तों का चहेता बन गया था। केवल पति ही खींचे रहते और हर वक्त समझाते कि किसी अनजाने को इतनी जगह देने की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे बताया था कि उसकी बीवी मारिया 2 बच्चों के साथ गोवा में रहती है और वो वहाँ एक स्कूल में पढ़ाती है। 2 बार वो 1 हफ्ते के लिए अपने बच्चों के पास गया भी था। मेरी तो उन दिनों हालत बड़ी ख़राब थी क्योंकि मेरे तो सारे काम वही करने लगा था, यहाँ तक कि बैंक के भी। लेकिन मजाल है कि पति देव ने एक भी काम उससे करवाया हो। वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। वो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर मोची का काम भी कर सकता था और पाक विद्या भी उससे अछूती नहीं थी। मेरे दिलो दिमाग पर पूरी तरह से डैनी छाया हुआ था। बच्चे भी दूसरे देशों में फंसे थे और सुबह शाम मेरे फ़ोन का इंतज़ार करते थे। उनके साथ लैपटॉप पर रूबरू बात करना भी डैनी की ही जिम्मेदारी थी। बच्चे भी हैरान, माँ इतनी टेक्नोक्रेट कैसे बन गई। अपनी सब्जी बेचने से हुई कमाई और इधर उधर के कामों से हुई कमाई वो मेरे पास ही रखता था। उसका कोई खर्चा नहीं था क्योंकि उसका खाना पानी सब हमारे नहीं तो जिसकी भी वो हेल्प करता था उसके यहाँ हो जाता था। मेरे घर पर उसका एक बैग था जिसमें वो पैसा रखता था। एक दिन बड़ा खुश था, कहने लगा, मैडम मेरे पास 3 लाख रुपए जमा हो चुके हैं, मैं आपके अकाउंट में जमा कर देगा और आपके अकाउंट से अपना सिस्टर को RTGS कर देगा। मैं हैरान, सिस्टर को क्यों, मारिया को क्यों नहीं? डैनी, मारिया जॉब करता है, शी हैज़ इनफ मनी। सिस्टर का हस्बैंड का जॉब नहीं है, छोटा छोटा बच्चा है उसका। मैं तो उसके इस रूप पर फिदा हो गई। मैंने उसके लाई RTGS फॉर्म में भी साइन कर दिया। ये सिलसिला चलता रहा। उसके पास ना आधार कार्ड था ना पैन कार्ड, इसीलिए पति उससे दूर रहने कहते थे। मेरे अकाउंट में जितना पैसा जमा करता उतने ही का वो RTGS करता था। इससे मैं वैसे ही केयरलेस थी और कुछ डैनी की अंधभक्ति ने बना दिया। एक दिन सुबह सुबह बड़ा उखड़ा सा डैनी आया और कहने लगा, मैम घर से फ़ोन आया है, मारिया बीमार है, कोविड हो गया। इतना समझाया था, बिना मास्क के कहीं जाना नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं, जाना पड़ेगा। मैं भी उसकी परेशानी देख उतनी ही परेशान हो गई। मैंने भी उसे जाने की सलाह दी। वो कहने लगा, हैदराबाद बहुत सेफ़ है, गोवा जाने में मेरी जान को भी खतरा है, मारिया भी मना कर रही है। उसके पास जो फ़ोन था वो एक दूसरे सब्जी वाले उस्मान के नाम का था, क्योंकि उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही लॉकडाउन के जस्ट पहले गुम हो गया था। 2-3 दिनों वो बड़ा परेशान था और मैं भी कुछ भी करने को तैयार थी। ठीक वैसे ही तड़प थी जो बच्चों के बीमार होने पर हुआ करती थी। अचानक वो गायब हो गया और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था जो उसका नहीं था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन 2 सालों में हमारा एक ऐसा रिश्ता हो गया था जो केवल
महसूस किया जा सकता था। पति को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बड़े शांत थे और मेरी टांग खींचने का कोई मौका नहीं चूक रहे थे। मेरे 10 दिन इस तरह गुजरे मानो किसी गरीब की मौत हो गई हो। उसका ज़िंदगी से इस तरह बिना बताए जाना मुझे बड़ा चुभ रहा था। एक सुबह अचानक उसी सड़क पर बैठने वाला मोची रामू मेरे घर आया और बदहवास से चिल्लाने लगा, डॉक्टर मैडम कुछ कीजिए, डैनी को पुलिस पकड़ ले जा रही है। वो रो रहा है लेकिन पुलिस उसे आतंकवादी कह रही है। उसका नाम भी अशरफ है। मैडम मेरा यार, सब कुछ हो सकता है, देशद्रोही नहीं। मुझे तो जैसे पाला मार गया कि ये रामू क्या बोले जा रहा है। वो तो बोले ही जा रहा था, मैडम उसे डैनी नाम रखने को आप ही ने बोला था। उसका अशरफ नाम पे कोई काम भी नहीं देता और घर भी नहीं दे रहा था। उसका पुराना घर मेरी बहन के घर के पास था। वह सब हिंदू लोग थे। उसको लॉकडाउन में गवर्नमेंट गाड़ी का दाल चावल भी नहीं लेने देते थे। वो बेचारा तो मरने जा रहा था। मैं उसको बोला फैमिली को गांव भेज के इधर आने को। वो सब काम जानता है। रात को भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके हेल्प करता था। मैंने पूछा, फैमिली गांव कौन सा? गोवा। अरे नहीं मैडम, आपको ऐसे गोवा बोला। उसका बीबी बच्चा लोग कानपुर के पास उन्नाव में रहता है। रामू बोलता जा रहा था। उसके पास आधार कार्ड था। मैं उसको छिपा के रखने के लिए बोला, आप कुछ करिए मैडम, वो बहुत अच्छा है, आप तो जानते हैं ना। मैं भी चिल्लाने लगी, तुम्हें क्या लगता कि मुझे किसी के मुसलमान या ईसाई होने से फ़र्क पड़ता है? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। पतिदेव तो खा जाने वाली नज़रों से मुझे देख रहे थे, मानो मैंने कोई बड़ा गुनाह किया हो। कितनी बार समझाया है, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को घर में घुसने मत दो। आप तो चेहरा देख के लोगों की सच्चाई भांप लेती हैं। अब भुगतो। मुझे तो मानो सांप सूंघ गया। बेटे जैसा क्या, कुछ समय तो बेटे से भी बढ़कर। अभी पहली वेव में मुझे कोविड हुआ था तो पति भी नहीं आते थे मेरे पास। डैनी था जो रात दिन मेरी सेवा कर रहा था। कोविड कोढ़ से ज़्यादा दुत्कारा जा रहा था। दोनों बच्चे फ्लाइट बंद होने की वजह अपनी अपनी जगहों पर अटके हुए थे। क्या फ़र्क पड़ता है मुझ पे? जान लुटाने वाला डैनी नहीं, अशरफ है। मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और वो बेचारा देशद्रोही की उपाधि लिए जेल में सड़ रहा था। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अपने हॉस्पिटल के अलावा यहाँ वहाँ कुछ विमेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी बतौर गेस्ट बुलाया जाता है और यहाँ मेरे पासबुक अकाउंट की CID तफसील कर रही है कि हर महीने मेरे अकाउंट में कुछ कैश जमा होता है और उतना ही पैसा उसी दिन उन्नाव की किसी जमीला बी के अकाउंट में RTGS होता है और बाकायदा मेरे साइन के साथ। मैं खुद के एक कटघरे में खड़ी हूँ जहाँ मेरी भर्त्सना मेरे पति और दोनों बच्चे फ़ोन पर कर रहे हैं। सारे दोस्त मुझे स्टूपिड लेडी का खिताब दे किसी तरह यहाँ वहाँ फ़ोन कर मेरे बचाव के रास्ते सोच रहे हैं। कोई भी ये विश्वास करने को तैयार नहीं है कि मैं एक खाली RTGS के पेपर पर साइन करती थी और बाकी डिटेल्स मेरा लाडला डैनी उर्फ अशरफ भरता है। इतना कैश ट्रांजैक्शन 1 साल से, और वो भी एक मुसलमान औरत को। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं। मैं मूर्ख अभी भी सोच रही हूँ, देखो हम कैसे हिंदू मुसलमान में बट गए हैं कि एक बेचारा अशरफ को डैनी
बन अपना गुजारा करना पड़ रहा है। उसे ये क्यों करना पड़ा? क्या सचमुच हिंदू बस्ती में उसका जीना हराम हो गया था? इन प्रश्नों पर किसकी ध्यान नहीं था। सचमुच मेरा देश महान।